हाँ, तो अभी स्टार्ट में जा रहा है फिजिक्स। फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहली बात यह है कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स को अगर डिफाइन किया जाए तो फिजिक्स क्या है। देखो, फिजिक्स जो है ये साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग नेचर और नेचर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या है, लिखेंगे कि इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about charge, study about nature and its laws। साइंस का वह ब्रांच जहाँ हम लोग नेचर और उसके नियमों के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करना है फर्स्ट चैप्टर वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि आता है टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कह सकते हैं कि दो पार्ट है। एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, जहां भी इलेक्ट्रो मतलब है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तब हम उसका स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रो मतलब होगा फिर चार्ज या इलेक्ट्रॉन, और डायनेमिक्स मतलब होगा मोशन। तो अगर चार्ज मोशन में है तब उसके स्टडी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। अब इसमें हम लोग को दो चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वैसे ही इस चैप्टर में आया जाए, इसमें क्या है, चार्ज अब मोशन में है। अब चार्ज मोशन करेगा तो दो तरह के मोशन कर सकता है, या तो कर सकता है यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, या कर सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर चार्ज मोशन में है, उसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। चार्ज के मोशन को क्या कहते हैं, करंट, फ्लो ऑफ चार्ज कॉल करें। तो यहाँ पर चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर। इसके अलावा फिर इसमें आएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब कह सकते हैं केवल मैग्नेटिज्म, क्योंकि इससे चार्ज मोशन करता है तो उससे जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होता है, तो मतलब मैग्नेटिज्म आ गया। उसके अलावा EMI आएगा इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके अलावा AC आएगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सब चैप्टर जो है इसमें है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में फिर दो चैप्टर हो जाता है, एक होता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एक होता है मैटर एंड मैग्नेटिज्म। EMI क्या हुआ, EMI हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सब चैप्टर है, इसमें हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, और यहाँ से पढ़ते हुए यहाँ लास्ट तक जाना है। ठीक है, तो ये तो मतलब एक पार्ट हुआ। इसके अलावा इसमें एक चैप्टर और हो जाता है, जिसको बोलते हैं EMW, है ना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये चैप्टर हुआ जो कि आएगा हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर के देखते हैं। ये चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जो कि केवल चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, या तो चार्ज रेस्ट में है तब, और नहीं तो चार्ज मोशन में है तब। अब इसमें जो सेकेंड यूनिट है 12th क्लास में फिजिक्स का, वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या होता है, तो ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट, कहलाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के नाम यहाँ पर आएगा दो चैप्टर, एक है रे ऑप्टिक्स और एक आएगा वेव ऑप्टिक्स। दो चैप्टर क्यों है, देखो लाइट में जो है, लाइट के बारे में हमेशा ये कंट्रडिक्शन रहा है कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है।
क्योंकि देखो इस नेचर में दो तरह की चीजें हैं, या तो इस नेचर में वेव है या फिर पार्टिकल है ना। जैसे कि जो भी हम लोग अगर साउंड की बात करें या ये सब चीज़ों की बात करें, इंफ्रारेड है, ये सब क्या है, वेव है ना। मान लो ये मार्कर है और बाकी चीज़ें जो ये क्या है, पार्टिकल है। लेकिन लाइट के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों है, ठीक है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। हालांकि ये सब बात ज़्यादा क्लियर हम पढ़ेंगे लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स। तो लाइट में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्टिकल नेचर के बारे में, वो होगा रे ऑप्टिक्स, और जहाँ पढ़ेंगे इसके वेव नेचर के बारे में, वो होगा वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद आएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर है एटम, दूसरा चैप्टर है न्यूक्लियस, तीसरा चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और फोर्थ चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऐसा नहीं है, सबसे इजी तुमको ये तीनों लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि 11 में पढ़े हुए होगे। नहीं तो इजी कोई भी नहीं है और हार्ड भी कोई भी नहीं है, ठीक है। सब चैप्टर में तो मॉडरेट लेवल का है, सबसे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आता है। हाँ, जो पहले पढ़ चुके हो आसान लगेगा, जो नहीं पढ़े मुश्किल लगेगा। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो आएगा, यहाँ पर डायोड आएगा, ट्रांजिस्टर आएगा, एम्पलीफायर आएगा, ठीक है। ये सब यहाँ पर पढ़ना है। तो यही सब बस चैप्टर है 12th क्लास का, और इसी को हम लोग को 1 बाय 1 पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स हैं जो हम लोग को जो है 12th क्लास में पढ़ना है। चलो इसमें 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर। तो ये जो फिजिक्स का डिफिनेशन कि ब्रांच ऑफ साइंस। देखो फिजिक्स जो है ये कोई इंग्लिश टर्म नहीं है, फिजिक्स एक ग्रीक टर्म है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है नेचर, हिंदी मतलब होता है प्रकृति। तो जहाँ पर हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसी को कहा जाता है फिजिक्स। तो अब चैप्टर जो स्टार्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले बात तो यह है कि इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 2 पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चैप्टर आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जहाँ पर हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज एट रेस्ट में है डेट इज, मतलब क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, इट्स फोर्सेस, पोटेंशियल फील्ड arises from चार्ज। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो चार्ज के फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज का पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और चार्ज से जो फील्ड निकल रहा है, इस तरह मान लो मैग्नेट है तो मैग्नेट का भी फील्ड होता है, उसी चार्ज का भी जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर एक बात आता है, ऐसे बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। तो द इलेक्ट्रिसिटी which gets produced due to rubbing of two objects together is called frictional इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ये
मूवेबल नहीं होता है, मतलब ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है, रुका हुआ रहता है एक जगह पर, इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी which is produced here, which is produced here is stationary, मतलब कि रुका हुआ है, at a place, so it is also called static electricity, static electricity। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या लिखोगे कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो रुका हुआ रहता है, और उसी को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। लिखना इसको, ठीक है। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। अब देखो चार्ज को कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज है, मास है, ये सब प्रॉपर्टी है मैटर की, इसको कैसे डिफाइन कर सकता है कि व्हाट इज चार्ज। लेकिन इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी मैटर का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण जब वह किसी चार्ज बॉडी के पास जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। अब चार्ज का कोई मतलब प्रॉपर डिफिनेशन नहीं हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर due to which if it experiences force if it goes closer to any electrically charged object। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास जाता है तो वो जिस प्रॉपर्टी के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस कब करेगा? जब वो भी चार्ज हो। अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो प्रॉपर्टी है मैटर का उसी को क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि इट इज property of charge, property of matter due to which it experiences force when it is closer to any electrically charged object, ठीक है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन इट इज क्लोजर टू एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। किसी मैटर का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह मैटर जब किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज। चार्ज जो होता है इसको दो टाइप का बताया गया है, बताया गया है पॉजिटिव चार्ज, ये बताया गया है नेगेटिव चार्ज। और किसने बताया है? बताने का काम किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने चार्ज को क्लासिफाई किया, ठीक है। लिख सकते बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन has classified charge into two types। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो टाइप में बांटा हुआ है। कौन कौन चार्ज? एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो देख लो पूरा बात। तो चार्ज में क्या है कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन इट इज क्लोजर टू एनी चार्ज ऑब्जेक्ट। किसने बताया है कि चार्ज टाइप का होता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है। उसके बाद अगर बात की जाए चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज का सिंबल सबको पता है क्या होता है? क्यू, ठीक है। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, ठीक है। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट, समझते हैं ना? सीजीएस यूनिट जैसे कि लंबाई जो है लेंथ, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। सीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से कि मास है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, है ना। और उसका सीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम। तो वैसे ही चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। और सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम,
सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम, या शॉर्ट में इसको ऐसे एसटी कूलम लिख सकते हैं, या फिर इसी को ईएसयू भी कहा जाता है, इसी को ईएसयू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि चार्ज का सीएस यूनिट क्या है, तो स्टेट कूलम या ईएसयू। ईएसयू देख लो, पूरा देख लो पहले फिर देखना। ईएसयू ठीक है, स्टेट कूलम, ईएसयू क्या कहते हैं, ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो ये चार्ज का सीएस यूनिट होता है, दोनों में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, तो लिख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। या यहाँ से बोल सकते हैं कि एक स्टेट कूलम, या बोल सकते हैं कि एक ईएसयू, एक ही बात होगा, एक स्टेट कूलम बोले या ईएसयू बोले। तो एक ईएसयू बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, है ना। ये नीचे आएगा तो 1/3, 9 ऊपर गया तो -9 हो गया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ठीक है। तो ये होता है चार्ज का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। देखो तो अब जो है कुछ चीज और चार्ज के बारे में, कि चार्ज जो होता है वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। बात है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो समझो ये चीज जो है रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स से, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स की। प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होता है, तो जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करता है, जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मास पर या वॉल्यूम पर, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नेचर पे, उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चाहे तो पानी 2 लीटर हो और चाहे 10 लीटर हो, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री होगा। ऐसा तो नहीं है कि कम पानी है तो जल्दी ये उबलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसे मान लो कि ये एक कंटेनर था, इसका वॉल्यूम था v, और इसको बीच में से डिवाइड कर दिए, इसका वॉल्यूम हो गया कितना, v/2, कितना हो गया, v/2। मतलब वॉल्यूम जो है वो कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड कर रहा है कितना एरिया ऑक्यूपाई किया गया है, ठीक है। जब अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो मान लो टेम्परेचर था इसका 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या डिवाइड करने के बाद टेम्परेचर हाफ ऑफ हो जाएगा, नहीं, टेम्परेचर अभी भी 25 रहेगा। तो टेम्परेचर कैसे प्रॉपर्टी हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। तो जो नेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर, मास पर, स्पेस पर डिपेंड नहीं करता है, उसको कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, मास पे, इन सब चीजों पे, उसको कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चार्ज जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि अगर मान लो कि सोडियम है और ये एक्वायर कर रहा है 1+ चार्ज, तो चाहे कितना भी सोडियम रहे, चाहे 1 सोडियम रहे चाहे लाखों सोडियम रहे, उन सब पे चार्ज कितना आएगा, +1 ही चार्ज आएगा, इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 10 सोडियम है तो +10 चार्ज आ जाएगा, नहीं, +1 ही चार्ज रहेगा। वैसे ही मैग्नीशियम है, जिस पर +2 चार्ज है तो +2 ही रहेगा। तो मतलब चार्ज जो है यही नेचर पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं कि ये चार्ज जो होता है मैटर का इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दूसरा बात सबको पता है कि लाइक चार्ज क्या करता है, लाइक चार्ज करता है रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अपोजिट चार्ज करता है अट्रैक्ट। तीसरी बात देखो, अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज दें, ठीक है, चार्ज दें, तो क्या बिना मास में चेंजिंग किए उसको चार्ज दिया जा सकता है या लिया जा सकता है, नहीं। मतलब चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। अब किसी चीज को मास दिया जाए तो जरूरी नहीं कि उसमें चार्ज जाए, जरूरी नहीं है। मान लो किसी चीज को हम 2 किलो मास अगर जोड़ दिए उसमें, जरूरी थोड़ी कि उसको चार्ज भी किया उसके साथ, नहीं किया। अगर न्यूट्रल तो चार्ज नहीं किया, लेकिन अगर हम चार्ज दिए तो चार्ज कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब ठीक है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कम होता है, पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.108 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब बहुत कम मास है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू है ही,
है ना। मतलब चार्ज हम जब भी देंगे तो साथ में क्या आएगा, मास भी जरूर आएगा। मतलब कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जो है आया हुआ था इस बार नीट में कि अगर किसी बॉडी को चार्ज दिए हैं तो उसका मास चेंज होगा कि नहीं होगा, मास में क्या चेंजिंग होगा, मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी बॉडी को चार्ज दिए हैं मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कुछ ना कुछ मास तो है इलेक्ट्रॉन के पास, तो उसका जो मास है वो बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, तो उसका जो मास है उसमें चेंजिंग होता है, लेकिन उसके चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब कि मास चेंजेस विथ चेंज ऑफ वेलोसिटी बट चार्ज डज नॉट चेंजेस, चार्ज डज नॉट चेंज, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि होता है m इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये दिखाता है ये फॉर्मूला कि जैसे जैसे देखो v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, जैसे जैसे पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा तो जो मास है, ठीक है, ये हो गया उसका एक्चुअल मास, ये किसी बॉडी का क्या हो गया, एक्चुअल मास हो गया, और ये हो गया मास व्हेन बॉडी इज मूविंग, जब बॉडी मूव कर रहा है उसमें उसका मास ये हो गया। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम v बढ़ाएंगे, देखो जैसे जैसे ये v बढ़ते जाएगा, देखो अब v तो बहुत कम होगा, मान लो कोई भी अगर इंसान है या कुछ भी है तो उसके c के तुलना में उसका v बहुत कम होगा, क्योंकि c तो बहुत ज़्यादा होता है ना, कितना होता है 3 × 10⁻⁻⁷ होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है ये, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, इसके तुलना में ये बहुत कम है ना। अब बहुत कम है तो लगभग ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, तो 1 - 0 कितना हो गया 1, और ये रूल कितना आ गया 1, तो इस केस में ये सेम हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर चल रहे हैं, हम लोग अगर दौड़े या कार अगर दौड़े, मतलब कार चलता नहीं मतलब रनिंग हो रहा है, तो क्या उसका मास हमको बढ़ा हुआ लगता है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, यहाँ पर भी जो है बहुत कम है सी की तुलना में, तो अप्रॉक्स ये कितना हो जा रहा है 1 ही हो जा रहा है, तो दोनों इक्वल हो जा रहा है। लेकिन थोड़ा बात करो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जब गति करता है कक्षा में ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है 10⁻⁶ मीटर/सेकंड, कितना होता है 10⁻⁶ मीटर/सेकंड। जब उसको यहाँ हम रखेंगे तो अब तो लगभग बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वैल्यू कुछ आएगा, तो एक में से माइनस हुआ तो ये वैल्यू कुछ डेसिमल में आएगा, है ना। अगर डेसिमल में आएगा तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू जो है मतलब ये डेसिमल में मान लो ये आया m = m0/0.8 आया, कुछ भी आया, ठीक है, 0.8 मान लो आया, तो 0.8 आया तो ये खत्म हुआ, तो ऊपर में क्या आ गया 10, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये वैल्यू बढ़ गया, है ना। मतलब कि v के चेंज होने से m में क्या होता है चेंज, हम लोग जब दौड़ रहे हैं तो मास चेंज हो रहा है, लेकिन इतना कम हो रहा है कि उसको हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वैल्यू अप्रॉक्स पूरा कंप्लीटली 1 थोड़ी है, अप्रॉक्स 1 है ना, क्योंकि बहुत कम है तो लगभग एक मान लिए, और इसलिए मतलब बहुत कम चेंजिंग हुआ। लेकिन अगर स्पीड जैसे जैसे लाइट नज़दीक होते जाएगा, जैसे जैसे स्पीड लाइट के नज़दीक होते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि मास जो है वो बढ़ते जाएगा। अब बात करो थोड़ा, अगर मान लो कि बॉडी है, अगर लाइट स्पीड से चल रहा किस स्पीड से, लाइट के, तो ये भी सी कैंसिल, तो 1 आ गया, 1 कितना हो गया 0, तो मास कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, मास कितना हो जाएगा, तो किसी भी चीज़ में अगर 0 डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या होता है इनफाइनाइट। मतलब if any body will move with the speed of light, then its mass will be infinite, मास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, समझा जाए। तो ये चीज होता है, मतलब कि मास चेंज होता है दूसरे चेंज होने के साथ, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता। किसी बॉडी पर अगर +2 कूलम चार्ज है तो +2 ही रहेगा, तो कितना भी फास्ट चले कितना भी स्लो चले, है ना। तो यही बात है यहाँ पे कि मास चेंज होता है जबकि चार्ज चेंज नहीं होता है विथ वेलोसिटी। अभी तक जो है हम लोग चार्ज का बेसिक बात कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का, एग्जाम में आता है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
देखो अगर बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो सबसे आसान पेपर फिजिक्स का आता है, मतलब केमिस्ट्री से आसान आता है। ठीक है, सबसे आसान पेपर जो है, अगर 19 का पेपर देखो या 20 का पेपर देखो, सबसे आसान पेपर फिजिक्स का था। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से हम बता रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं, बोर्ड के लिहाज से सबसे आसान पेपर जो है वो फिजिक्स का होता है, फिर बायोलॉजी का होता है, फिर केमिस्ट्री का होता है, सबसे हार्ड केमिस्ट्री का होता है बोल सकते हैं, मतलब हार्ड तो नहीं होता है, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स होता है, फिजिक्स ज़्यादा आसान होता है बोर्ड का। अभी तक हार्ड लगा है, लिखवाए हैं उसमें बस अभी पहले ये पढ़ लो। देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो चार्ज के बेसिकली 3 प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो एकदम आसान लगेगा। देखो चार्ज कितने प्रॉपर्टी होते हैं, 3 प्रॉपर्टी। एक होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एक होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीनों चीज क्या देखो, चार्ज की यही 3 प्रॉपर्टी हैं। एग्जाम में आ सकता है या फिर इसमें कोई एक आ सकता है लिखने को कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आया हुआ है कितनी बार, या डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या आ सकता है कि राइट 2 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज या राइट 3 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। 3 प्रॉपर्टी होते हैं। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं कि इट इज इंट्रिंसिक इन नेचर, है ना, और वो सब प्रॉपर्टी हो जाएगा, लेकिन मेजर ये 3 प्रॉपर्टी हुआ, एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। एडिटिविटी क्या है, बहुत सिंपल सा बात है कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो उस पर उपस्थित जितने भी चार्ज हैं उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। अलजेब्रिक मतलब कि 2 + 2 4, 2 तरह का सम होता है, अलजेब्रिक सम और एक होता है वेक्टर सम, है ना। वेक्टर सम में 2 + 2 4 नहीं होता है, वेक्टर सम में 2 + 2 4 होता है, नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अलजेब्रिक सम में 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। तो उसी तरह का सम होता है, मतलब कि अगर कोई बॉडी है, इस पर अगर चार्ज है +2 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम हो जाए, इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली जोड़ देंगे, +2 कूलम, +4 कूलम, -3 कूलम, है ना, प्लस -3 कूलम करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2, और ये हो गया तुमको +3 कूलम। मतलब कि सिंपली इसको जोड़ देंगे टोटल चार्ज निकल जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो क्या लिखेंगे कि द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ all the charges present या located anywhere on the body। ठीक है, जब टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी पर कहीं भी कोई चार्ज प्रेजेंट है उन सबका सम टोटल चार्ज के इक्वल होगा। जैसे कि बता चुके हैं कि कोई बॉडी हो गया, इस पर अगर +2 कूलम चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है, -10 कूलम चार्ज है, पूछा जाए इस पर टोटल क्यू कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, है ना। तो +2 कूलम, +3 कूलम, -10 कूलम, तो कितना हो जाएगा 5 - 10, है ना, तो कितना हो गया -5 कूलम चार्ज होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये जैसे नाम से ही लग रहा है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स चार्ज ऑन any body cannot be created nor be destroyed, it only gets transferred,
ये केवल क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर केवल क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। देख लो पहले इधर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर केवल चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और इसको हम बना नहीं सकते हैं। या इसमें एक बात और भी कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन एनी isolated system is always conserved। मतलब कि कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, जो सिस्टम जो है उसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है ना, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि मान लो थर्मस है, थर्मस में चाय रखा हुआ है, ठीक है, तो उस चाय का जो है एटमॉस्फेयर से कोई खास कनेक्शन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। या फिर मान लो कि अगर कप में चाय रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, तो क्या उसको हम कह सकते हैं सिस्टम, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कप जो है वो एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में है और मतलब कप में जो चाय है एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में है और चाय धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होते जाएगा, ठीक है। तो किसी भी जो आइसोलेटेड सिस्टम पर जो चार्ज है, टोटल चार्ज जो चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है ना। मतलब कि मान लो कि ये कोई बॉडी है, ध्यान से देख लो इधर, कोई इस पर बॉडी है, इस पर चार्ज है +2 कूलम, Q1 चार्ज है +2 कूलम, Q2 है, Q2 चार्ज है मान लो -3 कूलम और Q3 है +5 कूलम, ठीक है। और इसको क्या किया गया, सेक किया गया, ऐसे इसको मिलाया गया। तो आफ्टर सेकिंग ऐसे मिलाया गया। मिलाने के बाद क्या हुआ कि Q1 बन गया Q1 डैश और Q1 डैश हो गया +4 कूलम, Q2 बन गया Q2 डैश और Q2 डैश हो गया +3 कूलम, और जो Q3 था ये बन गया Q3 डैश और Q3 हमको निकालना है कितना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो चार्ज हमेशा कंजर्व है, मतलब जो चार्ज यहाँ पर है वही चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, ये एक ही सिस्टम है, इसको किसी तरह कनेक्ट थोड़ी करना है, एक सिस्टम है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, Q1 + Q2 + Q3 = Q1 डैश Q2 डैश +Q3 डैश। Q1 डैश कितना दिया हुआ है 2, Q2 दिया हुआ है -3, ये दिया +5 है ना, +5 = ये हो गया 4 + 3 + Q3 डैश। 4 3 कितना हो गया 7, -1 +5 कितना हो गया +4, तो +4 है ना, -1 +5 +4 और इधर आया तो क्या हो गया -7 = Q3 डैश। तो Q3 डैश कितना हो गया, Q3 डैश हो गया -3। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो थर्ड वर्ड ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो समझो क्वांटाइज्ड क्या होता है। तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो क्वांटाइज्ड या अनक्वांटाइज्ड। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उनको कहा जाता है क्वांटाइज्ड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हो उन्हें कहते हैं अनक्वांटाइज्ड। जैसे कि ये मार्कर, ये कैसा है, ये क्वांटाइज्ड है। ऐसे मान लो चावल है या चीनी है, तो क्या वो क्वांटाइज्ड है, नहीं है, हालांकि है, ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइज, इसी को बोलते हैं क्वांटाइज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, देखो चार्ज हमको हमेशा जब किसी बॉडी को देना है या लेना है तो हमको उसको क्या देना है, लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। चार्ज का ट्रांसफर हमेशा किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। हम लोगों को पता है कि एटम के अंदर दो ही चार्ज पार्टिकल होता है, या तो इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन तो ज्यादा नहीं है किसी के पास, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में एकदम अंदर में है, तो प्रोटॉन निकल के नहीं जा सकता है। तो जाने आने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। अब इलेक्ट्रॉन जाने आने का काम करता है, तो किसी बॉडी को हमको अगर चार्ज देना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और चार्ज लेना है तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर हम चार्ज उसको देंगे उस बॉडी को, तो जो भी चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब क्या है कि देखो, अगर मान लो कोई बॉडी है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन दिए,
तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन दिए 3 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन दिए 4 इंटू इतना, n इलेक्ट्रॉन दिए तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यही होगा इस पर उपस्थित चार्ज, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको E बोलते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne। अब अगर दिए हैं तो -Ne और लिए हैं तो +Ne। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू +-Ne, ठीक है। फिर समझ लो, अब अगर मान लो किसी बॉडी को हम चार्ज बोले हैं कि हम चार्ज दिए हैं, किसी बॉडी पर चार्ज है 1.0 इंटू 10⁻15 कूलम, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि जो भी चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। अब 1.0 कैसे चार्ज दे देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। या तो 1 देंगे या 2 देंगे, चार्ज जो भी देंगे कभी भी इस फॉर्म में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ दे देंगे, तोड़ दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है चार्ज जो भी किसी बॉडी पर होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही इंटीजर मल्टीपल होता है। इंटीजर n क्या है, n इंटीजर है। इंटीजर मतलब कि 1 2 3 ऐसे है, इंटीजर मल्टीपल है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है वो कितना हो सकता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यही उसका स्मॉलेस्ट चार्ज। अब इससे कम चार्ज तो होगा नहीं, क्या 1.5 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बस यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू integer multiple of charge on electron. Charge on any body is equal to integer multiple of charge on electron। मतलब कि Q इक्वल टू ±Ne, जहाँ पर Q क्या है, Q है चार्ज ऑन बॉडी, n क्या है, n है इंटीजर में भी 1 2 3 कुछ भी, और E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। या इसके बस और भी बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो स्मॉलेस्ट सा किसी बॉडी हो सकता है वह इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही हो सकता है, उससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। और जो भी चार्ज बॉडी पर होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। इसे नोट करना। चलो एक क्वेश्चन देखो, इस मान दिया हुआ क्वेश्चन में अगर कैन अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम present on any बॉडी। क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता, इतना चार्ज होगा कि नहीं, ये हम किस मालूम करेंगे कि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल है कि नहीं। अगर इंटीजर मल्टीपल है मतलब ये चार्ज हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू n, हमको Q दिया हुआ है, E पता है, n निकालना है। अगर n इंटीजर आ जाए इसका मतलब कि वो चार्ज हो सकता है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E, ठीक है। तो Q कितना दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻18, या फिर -18 कर -18, ठीक है, बाई E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे ये कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 सही ना, कितना आ गया 3, तो कितना हो गया 3 इंटू -19 है, ऊपर गया तो +19 हो गया, +19 से -19 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 10, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 30, मतलब कि इंटीजर मल्टीपल है। अब 30 इलेक्ट्रॉन से बड़ी दे ही सकते हैं, तो इसलिए इतना चार्ज इस बॉडी पर हो सकता है। लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में अगर आता 2.4 इंटू 10⁻80 कूलम, क्या इतना चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है, बॉडी है उसमें बोल रहे हैं उस पर इतना चार्ज है, अब ये पॉसिबल है कि नहीं। चलो इसको निकाल देते हैं, n इक्वल टू क्या होता है Q बाई E,
है। देखो Q कितना है, Q है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल। बताओ कभी भी ये इससे इंटीजर वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1 पॉइंट फिर 8 हो जाएगा, फिर 1.5 आ जाएगा ना। तो कितना है 1.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुमको हो गया 1.5 मतलब 15, 1.5 मतलब ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 ऊपर गया तो इंटू 10 हो गया, तो इंटू 10 कितना हो गया 15। तो पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, बोलो पॉसिबल है। लेकिन मान लो अगर बोले किसी बॉडी पर क्या इतना चार्ज हो सकता है 7.3 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल? यहाँ पर हम n निकालेंगे तो Q/E, हाँ तो Q कैंसिल हो गया, तो Q कितना हो गया, Q हो गया तुमको 7.3 इंटू 10⁻⁻20 और E कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू -19। यदि कैंसिल होगा इससे तो कैंसिल ना होगा ये, है ना। मतलब दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल टू बी प्रेजेंट इन एनी बॉडी बिकॉज दिस इज नॉट अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज जो है पता करना होता है। लिख लेना इस क्वेश्चन को। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन इसमें बनता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन should be given to anybody to bring। बताओ इलेक्ट्रॉन उस पर देंगे तो उस पर माइनस चार्ज आएगा कि प्लस चार्ज आएगा? किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उस पर कौन चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो ब्रिंग -1 कूलम चार्ज ऑन दैट बॉडी। उस बॉडी पर कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाए ताकि उस पर कितना चार्ज आ जाए, -1 कूलम चार्ज आ जाए। या ऐसे कर लो शुड बी गिवन टू एनी बॉडी, ठीक है, दोनों है सही। एंड बॉडी तो हमको इसमें क्या निकालना है, यहाँ पर Q दिया हुआ है, E पता है, वो क्या निकालना है N निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है N, है ना। अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कौन होगा -N, है ना। Q दिया हुआ है कितना -1 कूलम, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। n कितना दिया हुआ है, n तो निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन देना है फिर उसको। इलेक्ट्रॉन पता होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना चाहिए किसी बॉडी को अगर हमको 1 कूलम चार्ज देना है तो उसको हम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। वहीं उसे 1 कूलम चार्ज लेना है तो फिर उससे इतना ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये याद रखने वाला बात है, ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो 3 तरीका होता है चार्ज करने का। पहला तरीका होता है चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसको कि बोलते हैं कंडक्शन मेथड, कंडक्शन, चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या होता है कोई बॉडी, देखो इसमें मतलब है कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। किसी बॉडी पर अगर चार्ज नहीं है, कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो कैसे उसको हम चार्ज दे सकते हैं, कैसे उसको हम दे सकते हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो पहला तरीका क्या है, 3 तरीका हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला तरीका क्या है चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या करते हैं, नाम से स्पष्ट है कि मान लो ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इसको हमको चार्ज करना है। तो और हमारे पास मान लो इसको अगर निगेटिवली चार्ज करना है तो एक हम क्या करेंगे, निगेटिवली चार्ज प्लेट लेंगे, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये है निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और क्या करेंगे, इसको इससे डायरेक्ट कांटेक्ट करा देंगे,
ठीक है। अब जैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, मतलब कि ये हमारा स्फीयर था जो कि न्यूट्रल था, और ये क्या था, चार्ज ऑब्जेक्ट था। कौन चार्ज था इसमें, माइनस चार्ज था। तो इसको इससे लेकर ऐसे कांटेक्ट करा दिए। अब जैसे ही कांटेक्ट होगा तो इसमें ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट, ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसमें चार्ज का सेपरेशन होगा। ठीक है, मतलब कि क्या होगा कि जो प्लस चार्ज है वो इधर चला आएगा और जो नेगेटिव चार्ज है इधर चल जाएगा। प्लस चार्ज मतलब न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन फील होगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे अनदर साइड पे। अब प्रोटॉन को जो है उसको अट्रैक्शन फील होगा, तो चला जाए इधर। अब जैसे ही इधर आया तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर होगा, जो कि इस पर प्लस है इस पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और फिर क्या हुआ कि दोनों को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, जब सेपरेट कर देंगे, इसको अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए, तो इस पर अब कौन चार्ज हो जाएगा, इस पर अब ओवरऑल निगेटिवली चार्ज स्फीयर ये बन जाएगा। क्यों, इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज करना होगा, तो इसको पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट पास लेके जाना पड़ेगा, है ना, कभी दिखाते हैं। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन मेथड। किसमें सीधे कांटेक्ट में लेकर आया गया, तो उसमें से क्या हुआ कि इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण इस पर ओवरऑल चार्ज कौन आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव पहले इक्वल था, तब में न्यूट्रल था, और अब क्या हुआ, इसमें से भी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ओवरऑल जो बॉडी है ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो इसको बोलते हैं, अब मान लो कि हमको इस स्फीयर को कर देना होता पॉजिटिव चार्ज, तो अब क्या करते हैं, इसको लेकर जाते हैं किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके पास इसको ले जाकर क्या कराया गया, कांटेक्ट कराया गया। अब जाकर जब इसको कांटेक्ट कराएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही चीज होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा इसके अंदर। ठीक है, और अब की बार क्या होगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब की बार इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो जब इसको अलग अलग फिर कराएंगे तो इस पर कौन चार्ज हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, और ये हमारा अलग हो गया, तो अभी हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या क्या हो रहा है, पहला काम कि कांटेक्ट कराया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, सेपरेशन ऑफ, ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन याद रखना बस इतना कि चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। तो पहले कांटेक्ट कराया जाता है, उससे क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, फिर क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। फिर क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। अगर नेगेटिवली है तो इसमें से इसमें आएगा, पॉजिटिवली है तो इसमें से इसमें जाएगा। चार्ज ट्रांसफर होगा और उसके बाद क्या किया जाता है, सेपरेट बोथ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इस तरह बॉडी पर चार्ज होगी। फिर समझ लो एक बार, चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पहला क्या पढ़ा है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगी, सीधे कांटेक्ट कराएंगे। ठीक है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इसको देना था नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी के पास इसको लेकर गए और सीधे कांटेक्ट कराएं। ठीक है, पहले कांटेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद इसको कौन चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज देना है तो पॉजिटिव वाले पास लेके जाएंगे, तो फिर चार्ज सेपरेशन हुआ, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन गया, इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। बस इसको बना लेना है ऐसे ही। तो अभी देखें चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जिसको कि बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन, इसमें बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं रहेगा। पहले वाले में क्या था, बॉडी आपस में कांटेक्ट में था, इसमें कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इसमें क्या है, मान लो कि ये कोई नेगेटिवली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये है कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इसको हम लेकर जाएंगे किसी भी बॉडी के पास जो कि चार्ज बॉडी है। तो मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके पास हम लेकर गए। जब इसको लेकर जाएंगे, कांटेक्ट नहीं करवाएं, केवल इसके पास लेकर गए। ठीक है, जैसे ही इस क्लोजर होगा, थोड़ा पास आएगा, तो इसमें चार्ज सेपरेशन होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जाना चाहेगा इसके तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है इधर जाना चाहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको करा देंगे अर्थिंग।
क्या करा देंगे, इसको अर्थिंग करा देंगे। जब इसको अर्थिंग करा देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया नीचे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ गया, नीचे अर्थ में आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया अर्थ में। और फिर जब इसको दूर हटाएंगे तो दूर हटाने के बाद क्या होगा कि हमारा जो ये स्फीयर बचेगा ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया अर्थ में, यहाँ पर क्या किया गया, इसे करा दिया गया अर्थिंग। तो अर्थिंग कराने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया इधर, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें कांटेक्ट में नहीं आया और फिर भी ये बॉडी चार्ज हो गया अर्थिंग कराने से। तो ये बॉडी कैसा हो गया, ये बॉडी हो गया पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलर कैसे समझ सकते हैं कि अगर ये मान लो कि अगर ये इसको हमको देना है नेगेटिव चार्ज, ठीक है चलो कर लेते हैं फर्स्ट केस। अगर सेकेंड केस में हमको इसको देना है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे, फिर वही चीज़ कि ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इसके पास हम लेकर गए, इसको लेकर जाएंगे अब की बार पॉजिटिव वाले को लेकर जाएंगे। तो पॉजिटिव वाले को जब लेकर हम जाएंगे तो इसमें होगा चार्ज का सेपरेशन, फिर इसको करा देंगे अर्थिंग। तो इस बार क्या होगा, इस बार इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएगा, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटॉन निकल के इधर जाएगा, हालांकि वो बात बोलना सही नहीं रहता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस बार जो है इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, जाएगा है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब इसको हम दूर हटा देंगे, जब इसको हटा देंगे तो उसके बाद जो स्फीयर हमारा बचेगा, उस स्फीयर पर ओवरऑल कौन चार्ज आ जाएगा, उस पर आ जाएगा ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज स्फीयर लास्ट में बच जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाला था कि कंडक्शन मेथड में जो चार्ज मेटल हम लेकर आ रहे थे उस वही चार्ज उस पर आ रहा था। इंडक्शन में जो हम लेकर आ रहे हैं उसका अपोजिट चार्ज हो रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एंड चार्ज ऑब्जेक्ट तो क्या किया जा रहा है, क्लोजर लाया जा रहा है, कांटेक्ट नहीं कराया जा रहा है, बस क्या किया जा रहा है, नजदीक लेकर आया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, सेपरेशन। तो पहले क्या किया गया, नजदीक लेकर आया गया, तो उससे क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन हुआ। उसके बाद क्या किया गया, अर्थिंग कर दिया गया। क्या किया गया, अर्थिंग। और अर्थिंग करने के बाद फिर जो है जो हमारा चार्ज बॉडी था उसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। सेपरेटिंग द चार्ज बॉडी या रिमूविंग द चार्ज ऑब्जेक्ट। जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसको रिमूव कर दिया गया, तो उस पर वो चार्ज आ गया, ठीक है। ये था चार्जिंग बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट या इंडक्शन। इसमें क्या किया गया, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑब्जेक्ट को क्लोजर लाया गया, उससे क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, ठीक है, चार्ज सेपरेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अर्थिंग कर दिया गया। अर्थिंग करने के बाद क्या हुआ कि चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा लिया गया, रिमूविंग ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा लिया गया, तो इस पर उसका अपोजिट चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है कि इन कंडक्शन द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट gets same charge as that of the charge object, but in induction the neutral object acquires opposite charge of the charge object, ठीक है। जो कंडक्शन प्रोसेस, इसको लिखने से बात इन कंडक्शन प्रोसेस, इन कंडक्शन प्रोसेस neutral object acquires same charge to charge object, whereas in induction process neutral object acquires opposite charge to
चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंडक्शन में सेम चार्ज आता है जबकि इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आता है। तो ये हम लोग दो मेथड पढ़े। तीसरा मेथड जो है, लिख लो इसको ध्यान से पढ़ो। इन कंडक्शन प्रोसेस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक्वायर्स सेम चार्ज टू चार्ज ऑब्जेक्ट, whereas in induction process neutral object requires opposite charge to charge object। लिख लिया? ठीक है, तो ये अब जो थर्ड प्रोसेस है वो है फ्रिक्शन, कि दो बॉडी को लेकर आपस में रब करेंगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। जैसे कि एग्जांपल देखोगे, मान लो कंघी है, प्लास्टिक का कॉम्ब है, उसको अगर हेयर में रब करें और उसको पेपर के पीस के पास लेकर जाएं तो उसको वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब उसको हम रब किए हैं तो जो हेयर है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और जो कॉम्ब है उस पर आ गया कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। चाहे वो मतलब पेन हो, प्लास्टिक का कोई भी चीज़ हो, ठीक है। जनरली जो प्लास्टिक है, जो रबर है, जो एबोनाइट है, इस पर आता है निगेटिव चार्ज। कौन सा आता है? निगेटिव। और जो ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन का स्किन है, सिल्क है, पेपर है, उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब दो बॉडी को मतलब जैसे कि हम कॉम्ब को हेयर से रब किए तो क्या हुआ, हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ गया, कॉम्ब पर आ गया, उस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पर आ गया। इसी कारण हेयर पर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और उस कॉम्ब पे आ गया कौन सा चार्ज, निगेटिव। अब इतना बड़ा पेपर पास लेके जाओगे अट्रैक्ट नहीं करेगा, आप कैसे क्या लगा या फिर करेगा ना, छोटा सा पेपर का पीस होना चाहिए। तो थर्ड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या लिखेंगे कि इधर देखो हो गया, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, जब दो बॉडी को रब किया जाएगा तो एक पर कौन आ जाएगा, पॉजिटिव, और एक पर कौन आ जाएगा, नेगेटिव। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर then one of them acquires positive charge while another acquires negative charge। जब दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक पर कौन आता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक पर कौन आता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट विच एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, कौन जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, और ऑब्जेक्ट विच एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ये कौन जो है वो निगेटिव चार्ज लेता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का बात किया जाए तो इसमें तुमको आ जाएगा ह्यूमन हेयर, उसके अलावा ह्यूमन स्किन, इसके अलावा कैट फर, मतलब बिल्ली का जो फर होता है, इसके अलावा जो इसमें आ जाएगा तुमको पेपर, सिल्क, नाइलॉन, ये सब आ जाएगा। और अगर निगेटिव चार्ज वाले की बात की जाए इसमें आ जाएगा रबर, प्लास्टिक, ठीक है, एबोनाइट रॉड, ये सब आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर ना ही निगेटिव चार्ज आता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे कौन कौन, तो कॉटन और वुड, जो लकड़ी है, ये जो कॉटन है, उसको अगर हम रब करें, ठीक है, तो उस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही निगेटिव चार्ज आएगा। तो लिख सकते कि सम ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल, एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, वुड हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। तो ये हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो अच्छा, ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन से जो चार्जिंग है इट इज ओनली पॉसिबल इन इंसुलेटर, नॉट इन कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर जब हम रब करेंगे उस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो स्टैटिक नहीं होगा, वो चल जाएगा। कंडक्टर क्या करता है, कंडक्ट करता है ना, तो कंडक्ट कर लेगा। तो फ्रिक्शन जैसे हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो जब हम कंघी को बाल से रगड़े हैं तो बाल से
चार्ज निकल कर आएगा कंघी में। अगर कंघी में मान लो क्या होता है कि वो चार्ज अगर चल जाता, कंडक्ट हो जाता, तो क्या वो चार्ज हो पाता? नहीं हो पाता। चार्ज जो गया उसमें वो जगह जमा है, एक्यूमुलेट है, तो ना उस पर चार्ज आया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब फ्रिक्शन से ऐसे सुन पाए ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या था, फ्रिक्शन आया था। तो फ्रिक्शन से जो चार्ज है इट इज ओनली पॉसिबल इन, किसमें पॉसिबल है? इंसुलेटर में पॉसिबल है, कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है। कंडक्टर में बाकी दोनों से हो सकता है, लेकिन इंसुलेटर में किससे होता है? फ्रिक्शन से होता है। किससे होता है? फ्रिक्शन से होता है। क्योंकि इंसुलेटर जो है तो उसी को रब करेंगे तो चार्ज डेवलप जो होगा वो रुक पाएगा। अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज रुक नहीं पाएगा, चार्ज कंडक्ट हो जाएगा। तो बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें अगर चार्ज हम देंगे उसके ऊपर तो उसमें रुका नहीं रहेगा, बल्कि वो कंडक्ट हो जाएगा ना। हाँ, जो इंसुलेटर है उसी में चार्जिंग फ्रिक्शन से पॉसिबल है, उसी में चार्ज रुका हुआ रहेगा। मान लो कंघी में इलेक्ट्रॉन गया तो रुका है एक जगह, इसलिए वहाँ चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इधर उधर चल जाता तो चार्ज वहाँ रह पाता? नहीं रह पाता। तो वही बात है। ठीक है, तो ये था चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिख लीजिए फिर नेक्स्ट क्लास में।